अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूँ अली अनीक सैयद और मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ आपने कर लिया होगा। तो नाज़रीन, मैं भी एक लड़की हूँ, एक बेटी हूँ, एक बीवी हूँ, एक माँ हूँ। उस हैसियत से मेरा फ़र्ज़ है कि आगाज़ में कुछ भी बात करने से पहले सबसे पहले उस अफसोसनाक वाक़े का जिक्र किया जाए जिस पर इंसानियत भी शर्मा जाए। वीकेंड पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही और वो थी गैरत के नाम पर कत्ल की, जिसमें बलूचिस्तान में मर्द और ख़ातून को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। बलूचिस्तान में मर्द और ख़ातून को मुलजिमान ने हुजूम की शक्ल में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। और जो कत्ल का वाक़या है, जब ज़बान ज़द-ए-आम हुआ तो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने नोटिस लेकर तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। और फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ट्वीट में ये भी बताया कि मर्द और ख़ातून के कत्ल का मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है और ये जो वीडियो है इसकी मदद से मुलजिमान की शनाख्त भी कर रहे हैं। और फिर पुलिस भी हरकत में आई और कबायली सरदार शेरबाज सातिक ज़ई समेत ख़ानदान के दीगर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए बताया यही जा रहा है कि ऑपरेशन जारी है। मक़तूलीन की जो शनाख्त है वो भी हो गई है बानो बीबी और एहसान के नाम से। वाक़या ईद उल अज़हा के दिनों में पेश आया। किसी ख़ानदान ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई इस वाक़े पर। जिन लोगों ने बलूचिस्तान वाक़े पर दुख और रंज और गम का इजहार किया, हमारी अक्ल की दाद दीजिए। दो मालूमात मिल जाने के बाद फिर अक्सरियत ने रंज से निकलकर सुख का सांस लिया। जी हाँ, पहला ये कि वाक़या 2 माह पुराना है और दूसरा ये कि पहले से शादीशुदा थी, किसी के साथ भाग गई थी। कौम की कई अक़ली सतह यहीं तक है कि एक लम्हे को तसव्वुर कर लें, इतने सारे मर्द लोगों में बतौर औरत खड़े होकर गोली खाना कैसा है। और एक ही लम्हे में ये भी तसव्वुर करके ज़रा देखें कि उन्हीं लोगों में 20-25 साल जीना कैसा रहा होगा। हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारा समाज, हमारी रिवायात सब शानदार हैं माशाल्लाह। हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है, इसको टेस्ट केस बनाने का कह रहा है। अल्लाह करे ऐसा अंजाम हो ताकि मुस्तक़बिल में कोई ऐसी हरकत करने से पहले हज़ारों बार सोचे। अल्लाह करे कि बहैसियत इंसान हम जाग जाएं, बहैसियत कौम हम जाग जाएं और गैरत के नाम पर इस तरीके से बेटियां कत्ल ना की जाए। बिल्कुल, और हमें सोचना चाहिए कि हम किस मकाम पर खड़े हैं, किस दर खड़े हैं। लेकिन अभी है ना, आगे बढ़ते हैं। इस वाक़े के ऊपर बहुत चर्चा हो गया ओवर द वीकेंड, लेकिन चर्चा रहना चाहिए, इस आवाज़ को बुलंद रहना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि केपी असेंबली तो मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हल्फ ले लिया है और हल्फ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए अरकान से हल्फ लिया। सूबाई असम्बली की 21 खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान ऐवान का बाकायदा हिस्सा बन गए हैं और खवातीन अरकान में मुस्लिम लीग नून और JUI की 7 और पीपल्स पार्टी की 4, ANP की 2, PTI पार्लियामेंटेरियन की 1 खातून मेंबर शामिल है। अक़लियती नशिस्तों पर JUI की 2 और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन शामिल है। इससे कबल असम्बली इजलास से पहले PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें असम्बली इजलास के बाइकआउट का फैसला किया गया है। असम्बली इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही कर दी गई, जिसके खिलाफ अपोजिशन ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया और स्पीकर ने असम्बली का इजलास 24 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी को चैलेंज करने का कह दिया है और वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है और आइन का आर्टिकल 65 वाज़े है, हल्फ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ और इस पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का भी जो है रद्दअमल सामने आया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला हल्फ बर्दारी को गलत कहते हैं तो चैलेंज करें। माजी में भी गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी हुई है और वज़ीर आला खुद भी शरीक हुए। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो 5 नहीं 6 से 7 सेनेटर्स मुंतखब कराएंगे। 5 के फार्मूले पे उन्होंने एग्री किया। हमारे जो कैंडिडेट्स थे अपोजिशन के वो विड्रॉ हुए। जैसे हमारे अपोजिशन पे एक फैसला हुआ, आज़ाद हसीयत के तो है ना, वो हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें कि हम कल कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो हम उनको लड़ा सकते हैं। अब वो चैलेंज करें, उनके जमहूरिया के चैलेंज करें। जब आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आपको इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, आपको अदालतें कह रही हैं कि आप उनसे ओथ लें, तो आपने ओथ नहीं लिया है। और फिर चीफ जस्टिस ने जो है उसी चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया जिस चीफ जस्टिस की ओटे की सेरेमनी में इसी मेरे दाएं साइड पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे।
उधर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन आज 11 बजे होगा और उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वो भी जारी कर दी गई है। और केपी असेंबली में सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के 5 जो नाराज उम्मीदवार हैं उनमें से 4 दस्तबरदार हो गए। इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन और वकास औरंगज़ई का इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान, और एक नाराज रुकन खुर्रम ज़शान मैदान में बाकी रह गए हैं। नाराज उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने पर सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने का इम्कान है। और नाराज उम्मीदवार आयशा बानो ये कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आज जिंदा है उन वर्कर्स की वजह से है। जिस किस्म के फैसले बंदर बांट के जरिए सीटें ऑपोजिशन को दी हैं, पार्टी वर्कर्स को आजमाइश में मत डालें। यकीन करें, हम अपील पे छुरी फेर के जो है ये अपने कागजात उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं मार रहा। बैरिस्टर सैफ जैसे लोगों को मत अपने फैसले का हाथ में दे दिया करें। हम बैरिस्टर सैफ जैसे लोगों के फैसला नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं कि वो हमारी पार्टी का बंदा नहीं है। वो जिसकी इमा पे ये लिस्ट लेकर गया और जिसकी इमा से बाहर इंफॉर्मेशन लेकर आता है, हम आइंदा से वो बात नहीं मानेंगे कि सेनेट के इलेक्शन में हम गठजोड़ पे क्यों जा रहे हैं। हम कमजोर पार्टी नहीं है, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, 2/3 मेजॉरिटी लेके हम बैठे हुए हैं। हमारी अच्छी खासी सीटें आ सकती हैं, थोड़ा मैनूवरिंग चाहिए होती है और हम आसानी से अपने सेनेट में अपने लोगों को ले जा सकते थे। क्या ये हमारी पार्टी को शोभा देता है? क्या ये हमारी पार्टी के लिए मुनासिब था? इसी पर हमने बात करनी है। शाहिदा परवीन नुमाइंदा पेशावर हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शाहिदा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रही हैं आप वहां पर इलेक्शन के हवाले से, और जो हल्फबर्दारी हुई है उसको वजीर आला आज चैलेंज करने का कह रहे हैं। आपको लगता है कि ये सिर्फ वर्कर्स को खुश करने की एक टैक्टिक है? नहीं, ये यकीनन वर्कर्स को इस वक्त जो है ना संभालना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है हुकूमत के लिए, क्योंकि नाराज अरकान की जो एक प्रेशर था वो तो हुकूमत में हमें नज़र भी आ रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है कि वज़ीर आला जो है और इसके साथ साथ जो है स्पीकर असम्बली बाबर सलीम भी दोनों जो हैं इस वक्त हाई कोर्ट जा रहे हैं। इसको वो चैलेंज करेंगे क्योंकि ये उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने वर्कर्स को भी मुतमईन करना है। और कल चूँकि दोनों ने ऐलान भी किया है और इसमें इन्होंने बाकायदा एक लेटर्स भी किए हैं, जिसमें वज़ीर आला ने जो लेटर किया उसमें उन्होंने कहा है कि जो आइन का आर्टिकल 65 है उसके तहत जो है आप कहीं पे भी जाके इस तरह गवर्नर हाउस में जाके अरकान की जो है हलफबर्दारी नहीं कर सकते, वो सिर्फ असेंबली फ्लोर पे ही हो सकती है। दूसरा 255(2) के तहत आइन के ये भी उन्होंने उस लेटर में लिखा है कि आप ये उस वक्त ये पॉसिबल हो सकती है ये हलफबर्दारी गवर्नर हाउस में जब वज़ीर आला या स्पीकर असम्बली जो है इससे इनकार करें हलफबर्दारी से, तो वो वहाँ पे जाके फिर गवर्नर हाउस में जो है वहाँ जाके इस किस्म की जो है एक्टिविटीज हो सकती है, या उस पर हाई कोर्ट जो है इस पे एक्शन ले सकता है। इसी तरह स्पीकर की तरफ से जो लेटर गया है तो स्पीकर ने भी इसको बहुत लंबा चौड़ा लेटर जो है भेजा है हाई कोर्ट में, और उसमें उन्होंने ये इस बात पे बहुत कंसर्न शो किया है कि ये जो है तजव्वुज़ात जो उनकी एक जिसको कहते हैं उनकी जो उनका दायनी इख्तियार है उससे ये तजावज़ कर रहे हैं जो हमारी अदलिया है, क्योंकि उनका कहना है कि इस वक्त जो भी गवर्नमेंट्स होती है और जो भी हुकूमत होती है उसमें 4 पिलर्स होते हैं मुकन्नना के और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के और इन लोगों के, तो इसमें हर एक का जो दायरा इख्तियार है कि वो अपने अपने दायरा इख्तियार में काम करेंगे और उसके तहत जो है ना वो अपना सारा काम जो है संभालेंगे। लेकिन ये इस किस्म का जो ऑर्डर किया गया है खुद से यानी हाई कोर्ट ने किया है और हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट गवर्नर हाउस वालों को जो है गवर्नर को ये इख्तियार दिया है कि वो इनकी हलफबर्दारी करें, तो ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है और एक गलत किस्म की रवायत भी है जिसको ये डाल रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये हर इदारा जो है वो दूसरे इदारों के दायरा इख्तियार में मुदाखलत कर सकता है। तो इस वजह से वो ये दोनों अभी ये है कि इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है बल्कि दोनों तरफ से ये चैलेंज किया जाएगा ये जो भी फैसला किया गया। शाहिदा साहिबा बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक और चीज जो हुई रात गए, ये जो 4 नाराज रहनुमा थे दस्तबरदार हो गए,
ऐसी वजह क्या बनी कि ये दस्तबरदार हो गए? क्योंकि हम तो ये देख रहे थे कि जो 5 के 5 रहनुमा हैं पार्टी की क़यादत को खूब आड़े हाथों ले रहे थे, बल्कि हमने इरफान सलीम को तो रोते हुए भी देखा, और फिर आयशा बानो ने जिस तरीके से बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, क्या प्रेशर डाला गया इनके ऊपर कि पार्टी से ना निकाल दिए जाएं, या फिर खुद ही पार्टी की इज्जत की खातिर इन्होंने ये डिसाइड किया? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? और खुर्रम ज़िशान के हवाले से बताइएगा, अगर वो नहीं होते हैं दस्तबरदार तो इलेक्शन होगा और उनको मनाने के लिए फिर पार्टी रहनुमाओं में से कोई गया है? उनके पास कोई अपडेट है? देखिए, रात गए तक ये रूट जो मनाने का सिलसिला था ये तो रात गए से जारी था, और जैसा कि आखिरी वक्त में जो 2 अरकान थे, आयशा बानो और जो है इरफान सलीम ने, इन लोगों ने आखिर पे दस्तबरदार हुए हैं। उससे पहले सबसे पहले जो उसके 4 जो इस वक्त दस्तबरदार हो गए हैं, खुर्रम ज़िशान अभी जो रह गए हैं, तो खुर्रम ज़िशान के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि मुसलसल पार्टी के जो आला ओहदेदार हैं, उसके अलावा उनकी जो सियासी कमेटी है उनके ओहदेदार हैं, वो सारे इनके साथ लगे हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि बाकायदा जो नाराज़ अरकान हैं उनके साथ इस हवाले से भी पूरी बात की गई है कि यानी जो चेयरमैन ने जो इसमें सेनेट इंतखाबात में जो एक उम्मीदवारों को उन्होंने खुद से जो नॉमिनेट किया है, उस हवाले से बाकायदा बताया जा रहा है कि इन अरकान को मुतमईन करने की कोशिश भी की गई है और किया भी गया है। जिसके बाद बाकायदा एक रुकन का यहाँ तक कहना था कि वो वज़ीर आला से जब मिले हैं तो वो इस बात से मुतमईन हो गए हैं कि उनको मुतमईन किया गया है कि ये चेयरमैन की ही नामजदगी है और उसके खिलाफ हम नहीं जाएंगे। जहाँ तक खुर्रम ज़िशान की बात की जा रही है कि अभी तक उनके साथ अभी भी बताया जा रहा है कि अभी भी उनके साथ मुज़ाकरात जारी है और उनके साथ बातचीत जारी है, और जाहिर है पार्टी प्रेशर तो होता ही है। आपके जितने भी अरकान इस तरह नाराज़ हो उनको मनाने की कोशिश भी की जाती है और उस पर बात भी की जाती है उनके साथ, और हर लेवल पे बात की जाती है, और ये मुसलसल बात की जा रही है। जी बिल्कुल, तो पार्टी रहनुमाओं की जानिब से तो उनसे बात की जा रही है, लेकिन अगर उनकी बात करें, खुर्रम की बात करें, तो आपको लगता है खुर्रम ज़िशान जो अब मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं उसमें पार्टी वर्कर्स की तायीद शामिल है? पार्टी वर्कर्स उसे पसंद कर रहे हैं? क्योंकि खुर्रम ज़िशान का ये कहना है कि वो सिर्फ एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं इक़्तिदार में बैठे लोगों को कि आइडिया जो है उसकी जीत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन में नतीजा कुछ भी आए लेकिन एक आइडिया इस वक्त जीत चुका है। तो क्या आपको लगता है इसकी तायीद की जा रही? देखिए, खुर्रम ज़िशान और जब बाकी भी जो नाराज़ अरकान जब खड़े थे और वो नाराज़ थे और हुकूमत पर प्रेशर डाल रहे थे, तो उस वक्त भी अगर आपको याद हो तो ये बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि इन अरकान के साथ बहुत सारे हुकूमती अरकान शामिल हैं, MPS शामिल हैं, और जिसके हवाले से बाकायदा उस वक्त ये दावा किया जा रहा था नाराज़ अरकान की तरफ से कि हमारे साथ 15 से 20 अरकान हैं। तो वो दावा उनका है कि क्योंकि पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको भी पता है कि इस वक्त पार्टी भी जो है वो एक तरह की मुख्तलिफ हवालों से बटी हुई है, वो हमें नज़र भी आता है। कुछ जो कारकुन जो पुराने हैं वो इस बात को सेनेट के जो उम्मीदवार हैं उस पर वो अपोजिशन के साथ मिल बैठने को वो बहुत बुरा ख्याल कर रहे हैं। तो इसी तरह कुछ MPS भी हैं जो कि इनके साथ जो सामने तो नहीं आए लेकिन अंदर खाना जो है इनके साथ बात कर रहे हैं। इसी वजह से अभी जो हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली बनाई है तो वो पैनल की सूरत में इसीलिए बनाई है कि हुकूमत जो है वो 4 अफराद की पैनल्स में जाएगी और जो अपोजिशन है वो 3 पैनल्स की सूरत में जाएगी, और इसी तरह वो आगे चलेंगे। लेकिन हुकूमत का रात गए तक बल्कि सुबह भी यही कहना है कि 6 और 5 के फार्मूले पे हम स्टिक हैं और हम इसी को लेके चलेंगे अपोजिशन के साथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखते हैं कि आगे की सूरत हाल क्या बनती है। बहुत शुक्रिया, शाहिदा परवीन साहब हमारे साथ मौजूद थी और अपडेट कर रही थी तमाम तर जो सूरत हाल है उस पर। इस तरीके से आपको आगाज में बताया था कि पंजाब असम्बली में भी सेनेट की एक सीट के लिए पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से चीफ व्हिप राना अरशद पोलिंग एजेंट मुकर्रर किए गए हैं। ऑपोजिशन की जानिब से राना शहबाज पोलिंग एजेंट के फराइज सर अंजाम देंगे। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात देते हैं हमारी नुमाइंदा आयशा सगीर से। आयशा, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रही हैं आवाम? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की खाली नशिस्त पर वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों में मुस्लिम लीग नून से अब्दुल करीम, PTI से अब्दुल सत्तार और आज़ाद हैसियत से खतीजा सदीकी और एजाज हुसैन के नाम जो हैं वो शामिल हैं। ये सीट मैं वाज़ह करते चलूँ कि सीट मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी और इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और अरकान असम्बली इस वक्त आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो चीफ व्हिप राना अरशद हैं वो पोलिंग एजेंट
एजेंट मुकर्रर हुए हैं, जबकि पीटीआई के राना शहबाज जो हैं वो चीफ व्हिप हैं पंजाब असेंबली में। तो ऑपोजिशन के पोलिंग एजेंट जो हैं वो मुकर्रर हुए हैं। चूंकि ये पंजाब असेंबली का इजलास भी जब शुरू होता है तो आमतौर पर जो अरकान असेंबली हैं वो बहुत आराम से आते हैं। अगर 2 बजे का इजलास है तो वो 4 बजे या 5 बजे जो है इजलास जो बाकायदा शुरू होता है। इसी तरह अभी भी कोई इतना रश देखने में नहीं आ रहा, बहुत कम लोग आए हुए हैं। उम्मीद है कि आइंदा 1-2 घंटों में मजीद लोग जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। और ये अभी फिलहाल अगर आपको मैं बताऊं तो कम लोग हैं और पोलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत कम लोगों ने अभी तक अपना वोट कास्ट किया। राइट आयशा, 2 आजाद अरकान भी शामिल हैं, उनके मुतालिक भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जो आज़ाद अरकान है उनमें खतीजा सदीकी एक खातून है, आज़ाद उम्मीदवार वो हैं, और एक इजाज हुसैन मिनहास हैं और वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। जबकि एक पीटीआई से हैं और एक मुस्लिम लीग नून से, अब्दुल करीम मुस्लिम लीग नून से और अब्दुल सत्तार पीटीआई से हैं। बहुत शुक्रिया। आयशा सगीर हमारे साथ मौजूद थी और इस हवाले से अपडेट कर रही थी। और जनाब ये तो सूरत हाल हो गई थोड़ी सियासी और इस पर हमने बात कर ली। एक और भी मामला था जो बात करने के काबिल था, लेकिन क्योंकि हम हार गए थे तो हमने बात उस पर नहीं की थी। हम आपको पता चल गया होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। बांग्लादेश के शहर मीरपुर में जो शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में खेला गया मैच था सीरीज़ का पहला T20, जिसमें मेज़बान टीम के कैप्टन लिटन दास से टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी थी और फिर पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की और फिर क्या शुरू की। फखर जमान सिर्फ 44 रन की इनिंग्स खेल सके, रन आउट हो गए। फिर पाकिस्तान की पूरी टीम आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर 110 रन ही बना सकी और फिर आउट हो गई। बांग्लादेश ने आसान हदफ के ताक़ु में बैटिंग का आगाज नाकिस अंदाज में किया और पाकिस्तान की जानिब से अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सलमान मिर्जा ने अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल किया और बांग्लादेश की टीम ने 111 रन का हदफ 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर 112 रन बनाकर हासिल कर ली और सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर लिया उन्होंने। और इस वक्त आप देख रही हैं सीरीज, हम पहले ही कह रहे थे बांग्लादेश अपनी होम ग्राउंड पर आसान टीम नहीं होने वाली है और जो हमारी टीम जा रही थी उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स शामिल थे जिसमें बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि क्या ये जीत भी पाएंगे वहां पे कि नहीं। लेकिन पहला मैच ये सबूत है कि जो एनालिसिस जो तज्जिए दिए जाते हैं वो किसी हद तक दुरुस्त होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। एक और भी तो चीज़ है इसका आपने जिक्र नहीं किया जी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच पाकिस्तान भारत कशीदगी की नजर हो गया और बर्मिंघम में दोनों टीमों के दरमियान इतवार को शेड्यूल मैच मनसूख कर दिया गया और वजह थी शाहिद आफरीदी को टीम में शामिल करना, जिस पर भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और हरभजन सिंह ने मैच खेलने की मुखालफत कर दी। पाकिस्तान की टीम के साबिक कप्तान जो शाहिद आफरीदी हैं उनकी जानिब से इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए ये कहना था कि दोनों ममालिक के लोगों को दिलचस्प टाकरे का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अफसोस के साथ भारत ने मैच को सियासत की नजर कर दिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। क्रिकेट शायकीन काफ़ी मायूस नजर आते हैं, शाहिद आफरीदी भी जो है मायूस नजर आते हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले बांग्लादेश सीरीज के बारे में बात करेंगे और उसके लिए सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार सलीम खालिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सलीम साहब कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक है? काफ़ी मुद्दत के बाद आपसे बात हो रही है। मेरा ख्याल है कि आप भी मसरूफ होंगे हमारी क्रिकेट टीम की तरह। बताइएगा कि अब जी हमारे तो हफ्ते में 4 दिन शो भी चल रहे होते हैं एक्सप्रेस पे, हम तो अवेलेबल होते हैं। फरीद को याद अब कम आती है। चलें जी, सलीम खालिक साहब क्या कहेंगे? पाकिस्तानी बैटर्स फिर बंगाल टाइगर्स की धार से सहम गए? देखिए बात यह है कि जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ और ये सीरीज हो रही थी उस वक्त हमें असल तशवीश थी अपनी बॉलिंग लाइन पे, क्योंकि बॉलिंग बहुत इनएक्सपीरियंस है। खासतौर पर अगर हम पेसर्स को देखें तो नए नए लड़के शामिल किए गए, लेकिन बैटिंग का नहीं पता था कि बैटिंग ऐसे बिल्कुल हथियार डाल देगी। 110 रन बहुत ही मामूली स्कोर है और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि क्या सेंचुरी भी हो पाएगी और लिटरल यकीन करें मैं यही दुआएं कर रहा था कि अल्लाह सेंचुरी हो जाए, बस 100 रन बन जाए, वरना बड़ी बेइज्जती होगी कि वो बांग्लादेश जिसके खिलाफ 22 में से 19 T20 मैचेस हमने जीते हुए थे कल के मैच से पहले, वो बांग्लादेश जिसको हमने गुज़िश्ता होम सीरीज में लाहौर में इसी साल 3-0 से हराया, वो बांग्लादेश जिसके घर जाके पिछली सीरीज हमने 3-0 से जीती, उधर जाके अगर हम 100 से भी कम रन पर आउट हुए तो बहुत ही एक बेइज्जती की बात होती। लेकिन शुक्र है रन तो 110 तो हो गए, लेकिन वही बात कि बॉलिंग हमारी बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि सलमान ने शुरू में अच्छा आगाज लिया, 2 विकेट लिया और 7 रन पे जब 2 आउट हो गए तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैच में हम कम बैक करें। लेकिन जब आपके पास रन कम होते हैं तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, रेयर होता है कि आप कम बैक कर सकें। और यही हुआ कि एक तरफ हम लोग तो ये उम्मीदें भी लगाए हुए थे कि 3-0 होगा, लेकिन अब ये है कि भाई किसी तरह बाकी 2 मैचेस
जीत के 2-1 ही करने। आप बिल्कुल बॉलिंग लाइनअप पे तो सब कुछ नहीं डाल सकते हैं, हमारी बैटिंग लाइनअप के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैंने यही कहा, अगर आप याद करें मैंने कहा था कि हमें तशवीश की जो टीम ऐलान हुआ, बॉलिंग हमारी इनएक्सपीरियंस है लेकिन बैटिंग हमारी नहीं चली, और बैटिंग में तो हमारे पास कई ऐसे प्लेयर है जो खेलते चले आ रहे हैं। अब फखर ने अगर थोड़ा स्कोर किया तो आप ये याद करें कि 2 कैच उनके ड्रॉप हुए थे, और अगर वो 2 कैच ड्रॉप नहीं होते तो 60-70 रन पे हमारी टीम आउट हो जाती। बिल्कुल खेला ही नहीं जा रहा था हमारे प्लेयर से। साइम जो 1-2 उन्होंने शुरू में फिर अच्छी इनिंग खेली, जब वो आउट ऑफ फॉर्म, पहले तो बहुत तवील अरसे रहे, फिर कुछ अच्छी इनिंग खेली, हम उसको सही नंबर कहने लगे, फिर वो इंजर्ड हो गए। अब कमबैक जब से किया है तो वो उनमें तसलसल नजर नहीं आ रहा उनकी परफॉर्मेंस में भी। अच्छा, आपने फखर का जिक्र किया तो वो मुझे याद आ गया, वो कल सोशल मीडिया पे चल ही रहा था कि खुशदिल शाह को फखर के लिए अपनी विकेट कुर्बान कर देनी चाहिए थी। बड़ा खुशदिल शाह को जो शायकीन क्रिकेट है वो क्रिटिसाइज करते हुए भी दिखाई दिए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, होता यही है क्रिकेट में, जब कोई एक सीनियर प्लेयर खेल रहा होता है या कोई सेट बैट्समैन खेल रहा होता है तो दूसरे प्लेयर को अगर कोई ऐसा मौका आता है तो करना चाहिए। और आपको पता है वो शायकीन तो नाराज जब होते हैं तो फिर वो इसी तरह की बातें पकड़ते हैं। हाँ। और जो टारगेट मिलता है अब इसमें यही है कि बड़ा सॉलिड कमबैक पाकिस्तान को अब करना पड़ेगा अगले मैच में। टीम थोड़ा प्रेशर में भी आ गई है क्योंकि देखिए बाबर आर्मी बहुत बड़ी है, सोशल मीडिया पे बाबर के कीबोर्ड वॉरियर्स बहुत सारे हैं, ऑर्गेनिक भी हैं, कुछ उनके जो दूसरे लोग हैं वो भी चलाते हैं। तो आप देखें एक चीज, कल एक मैच पाकिस्तान हारा, सब डंडे लेके यंग लड़कों के पीछे पड़ गए। हालांकि अगर आप स्टैट्स निकाल के देखें तो पाकिस्तान तो बाबर और रिजवान जब खेल रहे थे तब भी हार रहा था, हमारी बैटिंग तो तब भी नहीं चल रही थी। ठीक है, हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन यंग लड़कों को, लेकिन इसके साथ जो सेलेक्टर्स हैं हमारे, अभी तो खैर अनाउंस हो गई टीम, अभी जो वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस करेंगे, उसमें कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर तो डालने पड़ेंगे, जैसे खासतौर पे बॉलिंग लाइन में आप शाहीन को रखें, नसीम फिट है तो उनको लेकर आए, वो जरूरी है। तो सलमान मिर्जा के बारे में आपका क्या ख्याल है? जबरदस्त उन्होंने अपना आगाज लिया, और वो जो हमारी क्रिकेट हो रही है उसमें PSL में दूसरे में खेलते, आपने देखा ही होगा कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और उनकी बॉलिंग बेहतर रही। लेकिन बात वही है कि अगर एक आध साथ में सीनियर्स भी हो ना तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस और भी बेहतर होती है, समझाने वाला भी कोई होता है। अब एक नया लड़का, उसको हम पहला ओवर कर रहा है या शुरू में वो बॉलिंग कर रहा है, तो उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई ये हमें बिल्कुल मैच जितवा के दे देगा। फिर कोई दूसरा हमें नजर नहीं आया कि जिस बॉलर ने कोई प्रेशर डाला हो, जिससे बंगाली डर गए हो कि यार चलो अब हम लोग फंस गए, जरा देख के खेले। लेकिन एक बात, पिच बहुत मुश्किल थी। बैटिंग के लिए शुरू में पिच बहुत मुश्किल थी, और शेर बंगला की पिच यूजुअली ऐसी होती है 120 लगा तो यही कि सिर्फ फखर ने ही पिच रीड की और उन्हें ही थोड़ी बहुत समझ में आई। कोशिश करते रहे फखर भी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 2 चांसेस उनको भी मिले थे। फखर जैसे प्लेयर है, अगर उसको 2 चांस मिले तो 100 से कम तो वो बात नहीं करता, लेकिन कल जो रन बनाए वो भी एक अहमियत रखते थे। लेकिन बाद में जब बांग्लादेश की बैटिंग शुरू हुई तो शायद ड्यू फैक्टर था या क्या था कि बॉलर्स को थोड़ी मुश्किल हुई होगी गेंद को ग्रिप करने में या कुछ, इसकी वजह से उन लोगों को बैटिंग में थोड़ी आसानी हुई। और जाहिर है वो तो बचपन से उन्हीं पिचेस पे खेल रहे हैं। देखते हैं कि हमारा वो 3-0 वाला तो ख्वाब अब टूट गया है, आगे आगे क्या होता है। लेकिन अब ये बताएं कि ये भारत का क्या करना है सलीम खालिक साहब? ये जो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का मैच था वो कशीदगी की नजर हो गया, एक बार फिर से भारत ने वही मुजाहिरा किया जो हमेशा से वो करते आए हैं। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जो टीम है ये पाकिस्तान का नाम तो यूज कर रहा है, पाकिस्तान लेजेंड्स, लेकिन इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट से कोई ऑफिशियल ताल्लुक नहीं है। इसके जो टीम ओनर है एक प्राइवेट कंपनी है, कामिल खान उनका नाम है, अच्छे इंसान है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और वकार यूनुस जो हमारे साबिक फास्ट बॉलर है उनके वो ब्रदर इन लॉ हैं। उन्होंने एक टीम ली, उन्होंने पिछले साल भी इसमें इवेंट में हिस्सा लिया था, फाइनल हारे थे इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप बात सही करें, लेकिन मेंटालिटी की बात है ना उनकी, वही आ रहा हूँ। वो टीम का ऐलान काफी पहले हो चुका था कि भाई इसमें शाहिद अफरीदी भी होगा, इसमें फलाना भी होगा, इसमें फलाना भी होगा। लेकिन एकदम से ये हुआ कि इंडिया में सोशल मीडिया में ना शोर मचना पड़ा और अपने प्लेयर्स को बुरा भला कहने लगे, क्योंकि शिखर धवन और इरफान वगैरह ये सोशल मीडिया पे आपको पता है एंटी पाकिस्तान बातें करते हैं। तो उनके अपने लोगों ने उनको बोला कि यार तुम टीवी पे तो बड़ा पाकिस्तानियों को बुरा कहते हो, यार डॉलर के लिए तुम उनके साथ खेलने चले गए। जब ये प्रेशर बढ़ा तो मैच से पहले उनको कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि जी रात को ही सैटरडे को कि हम
नहीं खेलेंगे वरना हमारी कौम हमें मार भी देगी। तो उसके बाद पहले तो मुंतजमीन सोच रहे थे क्या करें, फिर उन्होंने वो मैच ही कैंसिल कर दिया। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो इसका जरूर आएगा और वो शायद फिर एशिया कप तक भी चला जाए, क्योंकि अगर सिर्फ मीडिया पर बातचीत करने से इतना दबाव भारतीय खिलाड़ी ले लेते हैं कि वो मैच ही छोड़ जाएं, तो फिर तो उनको सीरीज भी छोड़नी पड़ सकती है। एग्जैक्टली यही बात मैंने अपने कॉलम में लिखी है, आप पढ़िएगा जरूर आज। क्योंकि अब देखें एशिया कप का इस इवेंट का मैंने पहले इसीलिए कहा था, तहनीक जो बांधी थी कि पीसीबी के साथ बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब एशिया कप पे इसका इम्पैक्ट बहुत आएगा। क्योंकि 24 को मीटिंग होनी है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और जो इसके सरबराह है मोहसिन नकवी, उन्होंने उस मीटिंग को रखा है बांग्लादेश में। इंडिया की हर किसी के साथ लड़ाई है, सारे पड़ोसियों के साथ, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात कशीदा है। वो कह रहे हैं बांग्लादेश में मीटिंग ना रखो, अफगानिस्तान को और श्रीलंका को भी इंडिया ने अपने साथ मिला लिया। अगर उनको बोला भी एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या पेनल्टीज दी गई हैं भारतीय खिलाड़ियों को इस बात पर? किस बात की पेनल्टीज दी गई है? टीम का ओनर है वही सारे भारतीय, और अक्षय देवगन जो अदाकार है इंडिया के, वो भी को ओनर है इस लीग के। तो जब लीग के को ओनर इंडियन है, लीग के सारे ओनर इंडियन है, तो क्या वो करेंगे? वो पेनल्टी करेंगे तो उनको नहीं डंडे लेके इनके लोग पीछे पड़ जाएंगे। आप इसका अंदाजा लगा लें कि अजय देवगन की अभी फिल्म रिलीज हो रही है सन ऑफ सरदार 2, लेकिन वो नहीं गए उधर। उनको पता था यार अगर फिल्म की प्रमोशन के लिए गया और मेरा नाम इधर सामने आया, पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे तो बड़ा गालियां पड़नी और फिल्म भी पड़ जाएगी। पहले अल्लाह करे कि ये मेंटालिटी तब्दील हो जाए, क्योंकि खेल में सियासत हमेशा से ये लेकर आते हैं और उसको खराब करते हैं। हमारी तरफ से हमेशा वेलकम किया जाता है। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट की सूरत हाल पर हम बातचीत कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक नाज़रीन। आप जानते हैं कि तनकीद करने पर हमारी कौम जब आती है तो हम खुलकर तनकीद करते हैं, लेकिन अप्रिसिएशन भी करनी चाहिए उसी तरह से खुलकर जिस तरह से आप तनकीद करते हैं। तो जनाब जब भी कोई कारकर्दगी दिखाए उसकी अप्रिसिएशन बहुत होनी चाहिए। और अब आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल टीम की बारी है, जिसने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद दिफाई चैंपियन ईरान को 3-2 से शिकस्त देकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। तो वेल डन पाकिस्तानी टीम। उन्होंने पहले 2 सेट हारने के बावजूद कौमी जूनियर जो टीम है उसने बेहतरीन अंदाज में कमबैक किया है, अगले 3 सेट जीतकर अपना लोहा मनवाया और एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का ताज अपने सर पर सजाया। पाकिस्तानी टीम वतन वापस लौटी, शानदार वालेहाना इस्तकबाल किया गया। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कौमी चैंपियंस का ऐसा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ कि तालियों से गूंज उठा, नारों से गूंज उठा और पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के जो हुक्काम थे, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, कोचेज और शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने नौजवान सितारों पर गुलपाशी की, हार पहनाए, कौम का फख्र करार दिया। और उधर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ के लिए 82 लाख रुपए का जो इनामी रकम है उसका भी ऐलान कर दिया है। इसी पर हम करेंगे जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं किफायतुल्लाह साहब, कोच हैं अंडर 16 वॉलीबॉल टीम के। इसके साथ साथ मोहम्मद इरफान जो कैप्टन है अंडर 16 वॉलीबॉल टीम के, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम किफायतुल्लाह साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें बड़ा फ़ख्र है जिस तरीके से हमारी अंडर 16 वॉलीबॉल जो टीम है उसे परफॉर्म किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप बहैसियत कोच? थैंक यू वेरी मच। असल में जब हमने ये कैंप शुरू किया था और मुझे ये फर्स्ट असाइनमेंट मिला था पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन की तरफ से, तो मैं उस वक्त ही इसी टारगेट को लेके चला था कि हमने इंशाअल्लाह ताला एशिया में पोजीशन लेनी है और गोल्ड हासिल करना है। और ये सारा कुछ हमारी 4 माह की अनथक ट्रेनिंग, मेहनत और उसके पीछे चौधरी यकूब साहब की कोशिश और काविश का नतीजा है कि आज हम अपनी कौम को सुरखुरु करने में कामयाब हुए। बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन ये बताइएगा किफायत साहब कि आप जब उतरे मैदान में और आप लोगों ने चैंपियनशिप का आगाज किया, किस अज़्म के साथ उतरे थे? क्या पहले से डिसाइडेड था कि ये चैंपियनशिप जीत कर लौटनी है? जब हम यहाँ से चले थे तो टारगेट तो यही था, और जब हमारा जाते ही फर्स्ट मैच कोरिया से हुआ। कोरिया एक एशिया की बहुत अच्छी टीमों में शुमार होती है। कोरिया को जीतने के बाद, स्टेट 3 जीतने के बाद हमारे अज़म में, हौसले में इजाफा हुआ और हमने ये टारगेट रख लिया कि अब इंशाअल्लाह ताला फाइनल में पहुंचने से पहले नहीं रुकना, और अगर हम फाइनल में पहुंचे तो फिर गोल्ड भी हमारा होगा। तो हमने इसी चीज को फोकस करते हुए ये सारा प्लान किया।
ज़बरदस्त। अच्छा किफ़ायत साहब, ये भी बताएं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था ये एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल जो चैंपियनशिप थी उसमें, और कहाँ कहाँ आपको किस किस पॉइंट पे कुछ चैलेंजेस जो है वो दरपेश आए और आपको लगा कि ये कमी है, इसको दूर करना चाहिए अपनी टीम में भी? टीम में कमियां तो काफी हैं, क्योंकि जाहिर बात है ये फर्स्ट बच्चों का कैंप था और फर्स्ट टाइम मेरा भी ये फर्स्ट कैंप था, और बच्चों के साथ फेमिलियर होना, फिर उनको उनके प्रॉब्लम्स के साथ लेके चलना, आगे बढ़ना, उन्हें कोई मोटिवेट करना, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस, मेरे पास तो था एक्सपीरियंस कोचिंग का, मैं लास्ट 23 ईयर से वापडा का हेड कोच था और पाकिस्तान का से क्वालिफाइड कोच भी हूँ, लेकिन मुझे असाइनमेंट फर्स्ट टाइम मिला था ये जूनियर बच्चों का। बच्चे बिल्कुल नए थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनको मोटिवेट करना, उन्हें लेकर चलना, उन्हें संभालना, ये सारा मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम जो मेरी टीम थी, मेरा असिस्टेंट कोच थे मोहिब रसूल और लई खान, हमने मिलकर तीनों ने ये प्लान किया और इस पे फोकस किया और बच्चों को मोटिवेट करते हुए इस मुकाम पर ले आए कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हम गोल्ड मेडल हासिल करें। बिल्कुल, आप डिजर्व करते हैं और हम देख ही रहे हैं कि आपने जो टीम पर काम किया है, इन नए बच्चों पर काम किया, अंडर 16 बच्चों पर, उन्होंने फिर काम करके भी दिखाया है और गोल्ड लेकर आए। तो मुझे बताइएगा कि आप बहैसियत कोच क्या समझते हैं कि टीम में कौन से खिलाड़ी थे जो पूरे जो चैंपियनशिप के दौरान बड़े नुमाया रहे? इसमें कोई शक नहीं कि जो टीम माशाल्लाह थी तो सारी नए बच्चों भी मुश्किल थी, लेकिन उसमें जो आने वाले वक्त के स्टार बनेंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें फैजानुल्लाह खान है, उसके बाद वहाब अब्दुल्ला है, सरान बेग है, अरफान मोहम्मद इरफान है, और भी लड़के, हयात शेर खान है, ये लड़के ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान सीनियर टीम को ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन इंशाल्लाह। अच्छा किफ़ायत साहब, ये भी बताइएगा कि कहाँ आपको लगा कि जो इंटरनेशनल मयार पर खेले जिस तरीके से ये जो आपकी टीम है, कहाँ कहाँ आपको लगा कि पाकिस्तान में उनकी ट्रेनिंग और उन चीज़ों पर, ग्रूमिंग पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, या उस तरीके से जैसे आपने बताया कि कैंप्स जो है वो पहले लगने चाहिए ताकि इनकी ट्रेनिंग हो और आपस में जो प्लेयर्स हैं वो जेल कर सकें? बात यह है कि ये वॉलीबॉल एक्चुअली देहात की गेम है, गरीब फैमिलीज के गरीब बच्चे खेलते हैं और ये फाइनेंशियली तौर पर बहुत वीक होते हैं और इनको आप यकीन करें आने जाने का किराया भी हमें अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता था कि ये आए वापस, अगर छुट्टी जा रहे हैं, ईद पे छुट्टी जा रहे हैं, ईद की वजह से ब्रेक आ गई तो उनके लिए भी चोई साहब को, फाउंडेशन को उनको आने जाने का किराया पे करना पड़ता था ताकि बेचारे जा सके और आ सके। जब तक गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, हमारी स्पोर्ट्स नहीं, मैं हर स्पोर्ट्स की बात करूंगा कि तमाम क्रिकेट के अलावा जितने भी स्पोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर इनका ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। किफायत साहब, हम आपके इस्तकबाल के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मोहम्मद इरफान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, कप्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम। अभी कुछ देर पहले आप ही का जिक्र चल रहा था और आपके कोच आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, बता रहे थे कि मुस्तकबिल में आप इसी तरह शानदार तरीके से कामयाबियां समेटते रहेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं ये चैंपियनशिप जीतने के बाद? इरफान, आपको आवाज आ रही? इरफान तक गालिबन आवाज नहीं पहुंच पा रही। राइट, इरफान से कोशिश करते हैं, राब्ता फिर से बहाल करेंगे। इरफान, अगर आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा, आप सुन पा रहे हैं हमें? इरफान हमें नहीं सुन पा रहे हैं। किफ़ायत साहब, हम आपकी तरफ ही आते हैं। जिस तरीके से हर चीज़ सेलिब्रेट की जाती है हमारी कौम की तरफ से, हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब हमारी टीम जाती है बाहर और वो परफॉर्म करती है, इतना अच्छा गोल लेकर आती है और फिर उसके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों का इस्तकबाल किया गया, उस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से पूरी टीम का इस्तकबाल किया गया यहाँ पर एयरपोर्ट पर, उस पर क्या कहेंगे? असल में इस टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे अहम और बड़ा संगे मेल था वो हमारे लिए सेमीफाइनल था इंडिया के साथ। और इंडिया के बारे में आपको पता है कि हमारा कोई भी किसी भी गेम का कोई मैच आ जाए तो उसके लिए कौम बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है, इमोशनल हो जाती है, उसके साथ अटैचमेंट है ऐसी। सारी दुनिया को हार दो पर इंडिया को ना हारना। वो पीछे से जो मैसेज आ रहे थे, जो दोस्त कर रहे थे, जो फैमिली मेंबर्स कर रहे थे, वो सारे भी यही मैसेज कर रहे थे। लेकिन फिर हमने इंडिया को ऐसा माशाल्लाह हराया कि सारी दुनिया ने देखा कि हमने अंडर 20 इनको बीट किया।
बिल्कुल। और उसके बाद जो साबिक चैंपियन है ईरान को हराना भी कोई आम बात नहीं थी, और जिस तरीके से हराया गया आपने देखा है कि फाइनल में पहले 2 सेट हारने के बाद यूं लग रहा था कि एकतरफा मुकाबला हो गया है। इरफान, आपको अगर आवाज आ रही है तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी टीम ने कमबैक कैसे किया फाइनल में? ये तो बहुत ही जबरदस्त कारकर्दगी थी आपकी। हाँ जी, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने पहले 2 सेट लूज किए और फिर भी हमें कोचों ने बहुत हौसला दिया कि बेटा खेलो, बस खेलो, और हम लड़कों ने माशाल्लाह बहुत ज्यादा कम बैक किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीसरा सेट भी उनको हराया। जबरदस्त। अच्छा ठीक है इरफान, मुझे ये बताइएगा कि पूरी जो चैंपियनशिप थी सबसे चैलेंजिंग मैच कौन सा था इसमें? इसमें सारे के फाइनल ही है कि सबसे पहले का मैच था हमारा, जो फाइनल से पहला फाइनल था इंडिया के साथ हमारा मैच था, वो भी खेला, और ईरान से पहले भी हमने सेकंड क्वार्टर फाइनल खेला, उनसे भी हम जीते हैं 3-1 से, और इंडिया से सेमीफाइनल खेला, और उसके बाद हमने ईरान को 3 राइट फाइनल। तो अभी आप बताएं कि आपकी टीम में कौन कौन है जिनको मेंशन आप करना चाहते हैं, और जो इंडिया और ईरान के अलावा कौन कौन सी ऐसी टीम है जो आपको बड़ा टफ टाइम देके गई? पहले टफ टाइम है, सबसे पहला मैच कोरिया के साथ था, आपको पता हो रैंकिंग और वर्ल्ड में टीमें हैं वो सबसे ज्यादा पहले, और फर्स्ट मैच इवेंट का फर्स्ट मैच भी कोरिया के साथ, उन्हें भी 3-0 आया, और इतनी नहीं, लेकिन कोरिया और इंडोनेशिया की अच्छी टीम थी, उनको भी 3-0 से हमने शिकस्त दी उनको। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मोहम्मद इरफान, हमें ये बताएं कि आगे कौन सी चैंपियनशिप है जिसके लिए अब तैयारी करनी है और उसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है? अभी तैयारी हमारी यूथ गेम हो रही है बहरीन में, उसके लिए तैयारी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की और उसके लिए तैयारी करनी है। बिल्कुल ठीक। किफायतुल्लाह साहब, मोहम्मद इरफान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और जनाब कॉन्ग्रेचुलेशंस इस टीम को भी, पाकिस्तान को भी, कि उनकी अंडर 16 टीम ये मेडल वापस लेकर आई है। और सबसे बड़ा 82 लाख रुपए का इनामी ऐलान तो किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो इनाम होता है वो ये मेडल ही है, गोल्ड ही है, जो तारीख रकम कर देता है। हम ब्रेक के बाद हासिल। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी अब कुछ जरा मौसम की बात कर लेते हैं। तो मानसून का चौथा स्पेल जो है उससे मुख्तलिफ शहरों में मजीद बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जनूबी सिंध, मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। और इस्लामाबाद की अगर बात करें, और इस्लामाबाद और गिरदोनवा में रात के औकात में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। और उधर गुज़िश्ता रोज शहर कायद में भी बादल बरस पड़े और आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बारिश होगी वहाँ पर। इस पर हमने बात कर ली। अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे अंजुम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है, जो स्पेल्स है खासकर उसके बारे में बताइएगा। मॉनसून कब तक चलता रहेगा? जी देखिए, मॉनसून तो ऑफ कोर्स सितंबर तक चलेगा, इसी तरह वक्फे से बारिशें होती रहेंगी। अभी जो करंट स्पेल स्टार्ट हुआ जाता है, इससे आने वाले दिनों के दौरान जो है वो पंजाब के अक्सर इलाकों, स्पेशली जो भलाई पंजाब है उसके अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। ये सिलसिला फिर आने वाले 2 रोज़ के दौरान जनूबी पंजाब तक फैल जाएगा। इसके साथ साथ KPK के जो मशरकी इलाके हैं वहाँ पर मशरकी इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश के इम्कान आ रहे हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्टर्न बलूचिस्तान में भी बारिश के इम्कान हैं। अच्छा अंजुम साहब, ये जो 4th स्पेल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये आज से शुरू हो रहा है? अंजुम साहब आप सुन पा रहे हैं? जी ऑलमोस्ट ये आज से स्टार्ट हुआ जाता है। कल और परसों इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। इसके तहत जो जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हेलो जी अंजुम साहब, हम भी आपको सुन पा रहे हैं, शायद डिले से हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। बताइएगा इस स्पेल के हवाले से। जी देखिए, ये स्पेल आज से शुरू हुआ जाता है और आने वाले 2 रोज के दौरान इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब है, उसके साथ जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर भी अच्छी मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से चनाब और झेलम के जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे अच्छी बारिश होगी, तो इन दरियाओं में मजीद पानी के इजाफे का इम्कान है। इसी तरह कश्मीर के इलाकों में, साथ साथ बड़ाई पंजाब जिसमें पोटोहार रीजन है, इसके साथ साथ सरगोदा, फुशाब और उससे मुलिका इलाके,
फिर इसके साथ साथ जो KPK के अक्सर इलाकों में बारिश होने के इम्कानात हैं। ठीक है अंजुम साहब, ये भी बताइएगा क्या ये जो फोर्थ स्पेल है ये उतना ही ज्यादा हैवी किस्म का होगा जिस तरह के तीसरा स्पेल था जिसमें शदीद किस्म की तूफानी बारिशें हुई थी और क्लाउड बर्स्ट भी थे? देखें, मैं यहाँ पे फिर क्लियर करना चाहूँ कि पाकिस्तान में अभी तक 2025 में कहीं भी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। अच्छा, टॉरेंशियल रेन जरूर हुई हैं और आइंदा भी इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। ये स्पेल तो सर ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और बताया जा रहा है कि 423 मिलीमीटर तक बारिश हो गई है, उसको क्या कहेंगे? देखिए जी, 423 मिलीमीटर बारिश मुझे नहीं पता कहां से रिकॉर्ड आया है। PMD की जो चटवाल की ऑब्जर्वेटरी है उसमें 243 मिलीमीटर बारिश हुई थी। और अगर फॉर एग्जांपल आप 423 की कोट करते हैं और अगर वो 18 से 22 घंटों में इतनी बारिश हो जाए तो दैट इज नॉट क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट के लिए जरूरी होता है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए और मोस्टली जो क्लाउड बर्स्ट होता है ये हाई राइज माउंटेन की वैलीज में होता है। राइट, ठीक है। और अंजुम साहब, ये जो शहर कायद में कल बादल बरसे हैं वहां पर भी सूरत हाल क्या रहने वाली है, ये भी बता दीजिए। आज मजीद बारिशें होंगी? देखें, कराची समेत सिंध में कोई एज सच जितनी बारिश होनी थी वो हो चुकी है फिल वक्त तक। अभी कोई तेज मूसलाधार बारिश के इम्कानात नहीं है। ताहम आज सिंध के अक्सर इलाकों में जो मतला है वो जुज़वी से मुकम्मल अबर आलूद रहेगा। इसके साथ साथ चंद मकामात पर लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है इंक्लूडिंग कराची। अच्छा, जाते जाते जरा लाहौर की भी सूरत हाल बता दें हमें कि यहाँ पर आज से फोर्थ स्पेल जिसका आपने जिक्र किया वो आ रहा है, तो आज उसके तहत यहाँ पर भी बारिशें होंगी? जी बिल्कुल, आज भी लाहौर में बारिश के इम्कानात है। ताहम आने वाले अगले 2 से 3 रोज के दौरान लाहौर समेत जो नॉर्थ ईस्टर्ली पंजाब है जिसमें सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, इन इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। तो ये बलोचिस्तान की सूरत हाल से भी आगाह कर दें, वहाँ क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि अक्सर मकरान कोस्टल हाईवे काफ़ी मुतासिर रहती है उससे। देखें जी, मकरान कोस्टल हाईवे की जानिब तो कोई खास बारिश के इम्कानात नहीं है। ताहम जो नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब है, नदर्न पंजाब बलोचिस्तान है जिसमें कोलू, बारखान, सिब्बी और इससे मुलिका ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, इन इलाकों में बारिश के इम्कानात जरूर मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइए। प्रोग्राम के दूसरे घंटे में खुश आमदीद। ये घंटा भी बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, इसमें भी आपकी मुलाकातें करवाएंगे। हमें कम सिन जो हमारी कोपम है उससे मुलाकात भी करवाएंगे। इसके अलावा फेस ऑफ पाकिस्तान है जी हमारा टैलेंट, उनसे मुलाकात आपकी कराएंगे। कुछ बात एंटरटेनमेंट की भी करेंगे और सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी कुछ बात कर लेंगे। लेकिन सुबह सवेरे अभी आपको लिए चलते हैं सिरन किनारे और देखते हैं कि वक़ार अहमद मलिक साहब आज सिरन में क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। सांस ले लें या पहले बात कर लें? कुछ साथ साथ चल सकते हैं। अच्छा ये है कि एक तो हम आ रहे थे मुख्तलिफ जो कच्चे रास्ते देखे हैं वो उसका हिस्सा नहीं है। मतलब ये तो हम वैसे ही बीच में जंगल में इधर उधर फिरते रहे, ये मेन रोड के ऊपर ही है। बिल्कुल। और वकास खान जो जिस अट्रैक्शन के हवाले से मुझे लेके आए वो कहते हैं यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे एक होटल है और लेकिन एक्चुअली ये एक नाम है जहाँ से ये कहते हैं कि कमाल व्यू है। तो जिस तरह का इनकी शाहजेब झील के हवाले से बात सच साबित हुई थी, कई और भी हुई हैं। इसका नाम भी अच्छा व्यू वैली, उस वैली व्यू के लिए है जिसकी तरफ वो वैली व्यू जो है वो ये है, ये तो सामने नजर आ रहा है, हम जितना आ रहे हैं तो यही व्यू है। ये वाला व्यू अपनी जगह पे कमाल है, मुकम्मल है, लेकिन जो इसकी बैक साइड पर इसके टॉप से आपको व्यू नजर आएगा वो बिल्कुल एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। उसका पूरी वैली जो ये वैली जो आगे जा रही है उसका उस साइड का है। आगे जब हम जा रहे हैं उस वैली में जैसे कि हमने शुरू से बताया जा रहे हैं दरियाए सिरन है। तो ये दरियाए सिरन जो इसके बैक साइड पे नजर आता है वो यहाँ से खुला दूर तक आपको नजर आता है। ये है कि मतलब
मतलब फैसिलिटीज को देख के मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ। जिस तरह सिंध मेरे ज़हन में ये इस तरह नहीं था। अच्छा, कि ये नहीं इस तरह। आप ये देखें ना, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ये जो पाइन वैली व्यू वाला जी, अच्छे स्ट्रक्चर हैं। उससे पीछे जो होटल्स हैं बहुत अच्छे हैं, तो ये कमाल है। तो चाहे दिखाएं फिर व्यू, बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत ही कमाल, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि उम्मीद ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड। कोई आप सोच नहीं सकते कि इस तरह जंगल के अंदर ऐसा खूबसूरत, और ये पुराना लग रहा है, इसका मतलब है ये पहले खासा पुराना होटल है। कुछ बिल्डिंग के जो है वो नहीं है, कुछ पुराने हैं। बांस का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। कुछ दोस्त जो है हमारे खाना खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं प्लीज आप खाना, आप खाएं, आप जारी रखें। शुक्रिया, खूबसूरत जगह खाना खा रहे हैं आप खाएं, बाद में बात होती है। तो क्या अच्छी जगह खाना खा रहे हैं, कमाल है ना ये पूरा मंजर, और बिल्कुल नेचर। फूल बहुत ज़बरदस्त हैं, बिल्डिंग, और है भी बड़ी पुरानी। और इसका मतलब है ये कि इनके खैर उससे बात करते हैं, क्योंकि ये वाले जो है ना, ये पुराना लग रहा है। कुछ जो है ये नए भी हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पे आपको ऐसी सहूलत, ऐसी फैसिलिटी, कमाल। आपने ध्यान दिया है पुराने नए के साथ साथ इसका स्ट्रक्चर के बाहर, दीवार के बाहर कोई टाइल और मार्बल के बजाय क्या चीज लगी हुई है? बांस काट कर उसको उसकी कवरिंग की गई है। ब्यूटीफुल, सेफ्टी के लिए भी, ब्यूटी के लिए भी। और दीवारों के ऊपर सारी बेलें हैं, और इसके अलावा दरख्त हैं, फूल हैं, और अनवा इकसाम किस्म के फूल हैं। और ये एक चीज़, अच्छा परिंदों के लिए बहुत सारी जगह हैं। ये तमाम चीज़ें अभी तक मैंने मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं किया, बट जितनी भी जगह हैं, ये जिस जगह की जितनी भी जहतें, ये चीज़ें ये बताती हैं कि इनके जो कोई मालिक हैं वो को खास, यानी जिसको कहते हैं ज़ौक रखते हैं। ज़ौक जाहिर है, अगर आपके यहाँ ज़ौक है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि होटल वगैरह वो लोग खोल देते हैं जिनका अपने ज़ौक और वो तख़य्युल, क्रिएटिविटी नहीं होती। तो जगह वही होती है, लेकिन अगर आप उसमें इमेजिनेशन का आपका दखल हो जाए, आप उसको ये समझते हो कि इसको किस तरह से आप अपग्रेड कर सकते हैं, किस तरह मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये बताएं, सॉरी आप जी प्लीज, मुझे बस सिर्फ आपसे सवाल वही पूछना है, वो व्यू मिल जाएगा, लेकिन मैं तो किस्तों में आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा हूँ कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मुझे सिर्फ ये है कि अब हम एक ऐसे मकाम पे, इसी होटल का आपने कहा था, यही उसी होटल में खड़े हैं, और इस होटल में वही व्यू है जो कि पिछली वैली का व्यू है। ये पिछला व्यू है। जिस व्यू की हम बात कर रहे हैं वो आगे की तरफ है। ओके, यहाँ तो बिल्डिंग है, तो उसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा मजीद। अच्छा, मजीद सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर चलने पड़ेगी। पूरी सिरन वैली का आगे क्या क्या चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे होंगी, बहुत अच्छी होंगी, लेकिन जहाँ तक मतलब ये जो व्यू है ना, इसकी एक जो सबसे खूबसूरत बात है, यहाँ पे दरिया दो हिस्सों में तकसीम होते हुए एक बहुत बड़ा जजीरा बनाता है, और ये जो इसकी आवाज़ है, इसकी जो गूंज है, क्योंकि आप बहुत हाइट पे हैं, बहुत वर्टिकल है, और इसकी जो गूंज है दोनों की मिल के वो वाला सहर तारी करती है जो गिलगित बल्तिस्तान में आप किसी भी होटल में होते हैं, किसी भी जगह पे होते हैं, तो आपको एक ख़ास किस्म का बहाव की आवाज़, एक ख़ास किस्म की वो जो वर्टिकल से मुख्तलिफ से टकराती हुई ऊपर आती है, तो उसकी एक ख़ास मिसप्राइजिंग बड़ी तस्माती सी होती है, रात को बड़े मज़े की। ये एग्जैक्टली वही आवाज़ है, जीबी वाइब है ये। वहाँ पर भी मेरे ख्याल में वो स्टीप से नीचे दरिया होता है, इस वजह से शायद वो साइड से टकरा कर ऊपर को आती है, इस तरह का कुछ उसका सीन होता है। किस तरह की गूंज, ये फासला है ना, गूंज और हमने यहाँ पे हैपनिंग हो रही है और हमारा फासला है, तो उस ऊंचाई और उसकी वजह से खूबसूरत गूंज। और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये कुछ हम तो ह्यूमनली इसको शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिन रात 24 घंटे मुसलसल और किसी भी उतार चढ़ाव के बिना चल रही है। क्या लेंगे इस व्यू का? आप ये बताएं कि आपको तसल्ली हुई? मुझे तसल्ली, और आप पूरे एतमाद से कह सकते हैं अपने व्यूअर्स को कि ये बहुत कम मेरे अंदर वो सखी होने की ना, वो अच्छा वो स्पार्किंग वो होती है, कोई बात नहीं, उजाड़ दे पैसे। अच्छा, ये इस वक्त मूवमेंट है। अच्छा। आप मुझसे जो खाना है आपने, ठीक है, वो मुझे पता है कि मतलब आप यानी यहाँ पे वो तो है नहीं कि कोई पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें तो है नहीं,
तो बाकी मुझे पता है दाल माश, पकौड़े, समोसे, बिल्कुल फयाजी की इंतहा करूंगा और आपको खिलाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम और रात के टाइम। ये चारों, मैं अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, अभी आया हूँ, बट मैं चारों औकात को कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। सो ब्यूटीफुल, जहाँ पे आप बैठे हो इतना खूबसूरत टेरेस है, बड़ा टेरेस है ये कमरे। मैं हैरान हूँ यार, क्यों नहीं पहले, क्यों नहीं आए, और ये जो लोग आप देख रहे हैं आप क्यों नहीं आए। अगर आप में से जो नहीं आए, बहुत कम लोग हैं जो यकीनन सेरेंट वैली हो, बहुत पहले कई लोग हैं जो बहुत बार बार आते हैं। और बस एक ही बात है कि इसको, इसमें गंद नहीं मचाना, इसमें कचरा नहीं फेंकना, शोर होल नहीं करना, मोटरसाइकिल से सिलेंसर वो वाले काम नहीं करने, वन व्हीलिंग नहीं करनी। ये बस एक फहरिस्त है जिस पे ये खुद टूरिस्ट के लिए भी अच्छा है, उनके लिए, आपके लिए अच्छा है, आपके मुल्क के लिए अच्छा है, आपके उसमें एक इज्तिमाई फिक्र होनी चाहिए। लोग वेलकमिंग है, ओवरऑल। यहाँ पे अभी हम करेंगे, खाना वाना खाएंगे, पैदल सफर हमारा जारी है। हम दरिया सिरन से काफी बुलंदी पे आ चुके हैं और अब हमने दोबारा से दरिया सिरन का हमें साथ चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो जो गाँव है जी, वहाँ पे फिर हम अगर वहाँ से वो जो सस्पेंशन ब्रिज है जी, वहाँ से दोबारा से वापस अगर सिरन का साथ कुछ करते हैं, इसको आप यूं रिकॉल करें कि जब आप कह रहे थे कि सांस बराबर कर ली जाए या बात कर ली जाए, तो वो चढ़ाई थी जिससे हम चढ़ आए थे। तो यहाँ से फिर आगे ही उसके पीक है, उस जिस चढ़ाई आगे से फिर हम दोबारा से नीचे को उतरेंगे। तो जैसे जैसे नीचे उतरेंगे वापस हम सिरन किनारे पहुंच जाएंगे और फिर आगे का सफर जारी रखेंगे। जबरदस्त, देखते रहिए सुबह सवेरे सिरन किनारे। वेलकम बैक। एक बेहतरीन स्टोरी आपसे शेयर करनी है। बाज़ कहानियां दिलों को छू जाती हैं और कुछ सफ़र सिर्फ रास्ते तय नहीं करते बल्कि रिश्तों की गहराइयों को नई बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। आज हम जिस बाप बेटी की कहानी आपसे शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ पहाड़ों की नहीं है बल्कि जज्बे, एतमाद, मोहब्बत और हौसले की कहानी। ये है मारूफ अदाकार तकी अहमद, जो टीवी और फिल्म के पर्दे पर अपनी अदाकारी से नाज़रीन को मुतासिर करते आए हैं, मगर इस बार उन्होंने जो किरदार निभाया है वो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। ये एक असल जिंदगी का किरदार था, एक बाप का, एक रहनुमा का, एक साथी का। तकी अहमद ने हाल ही में अपनी सिर्फ 8 साल बेटी की हमरा पाकिस्तान की खूबसूरत मगर मुश्किल पहाड़ी सिलसिले में शामिल टाइगर पीक को सर किया है। और ये कोई आम मुहिम नहीं थी, ये मुहिम इस बात की गवाही है कि अगर वालिदैन बच्चों पर भरोसा करें, उन्हें साथ लेकर चलें, तो वो कम उम्र में भी वो काम कर सकते हैं जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। तो आइए मिलते हैं तकी अहमद और उनकी बहादुर बेटी से। जी हाँ, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि पहाड़ सर करने के लिए ताकत नहीं बल्कि ताल्लुक और तरबियत भी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तकी साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। तकी, सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे हम आपको, इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया आपने और समाविया के साथ जो महज 8 साल की हैं, ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है बहैसियत फादर भी आपके लिए। मुझे ये बताइएगा कि एक्टिंग करते करते कोहपे माई का शौक कैसे पैदा हो गया आपको और आपने ये कब डिसाइड किया कि समाविया आपके साथ जाएंगी? देखिए, एक्टिंग तो चली रही थी, वो तो मेरा प्रोफेशन है, मेरा पैशन है, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक फादर भी हूँ, तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी भी है। तो मुझे असल में इनको कुछ दे के जाना था। मतलब जिस तरह से बाकी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपनी बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करते हैं, आई एम श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनकी तरबियत में कुछ कमी ना रह जाए। जिस तरह से आजकल के बच्चे मोबाइल फोन गैजेट्स की तरफ जिस तरह से उनका रुझान है, तो उस रुझान को हटाने के लिए मुझे कोई ऑल्टरनेट ढूंढ रहा था। तो मैंने वो ऑल्टरनेट ढूंढा जिसमें मेरा भी शौक था और जिसमें थोड़ी बहुत मेरी भी एक्सपर्टीज थी। राइट। तो इस वजह से मैंने अपने साथ किया और ये मेरे साथ जुड़ गए। काफी एक्सट्रीम पर नहीं चले गए आप वो ढूंढते ढूंढते? ये एक्सट्रीम आपको लग रहा है क्योंकि शायद आपका एक्सपोजर इसमें ज्यादा नहीं है। मैंने ये चीजें बहुत ज्यादा की हुई हैं, तो मुझे पता था कि कहाँ रिस्क हो सकते हैं और क्या आप कर सकें तो उन रिस्क को आप अवॉइड कर सकें। सही है। अच्छा, आप जरा समाविया से बात करते हैं। समाविया, आप कैसी हैं? मैं अच्छा, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपने जो टाइगर पीक सर किया है, क्या आपको डर लग रहा था या फिर आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि बाबा आपके साथ हैं और आप कर लेंगी?
हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस था, पूरा कॉन्फिडेंस था। तो बाबा के कंधों पर कितना सफर किया आपने? नहीं नहीं किया अजय, खुद किया उन्होंने पूरी टारगेट पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत डर भी लगा समाविया? मैं तो खतरनाक जगहों पर रेस्ट कर रही थी। अच्छा, और कहीं कहीं कोई ब्रीदिंग इश्यूज, कोई सांस का इशू हुआ? हाँ हुआ था। अच्छा हुआ था। अच्छा तकी आप बताएं कि कहीं किसी पॉइंट पर समाविया ने आपसे कहा हो कि बाबा मुझे डर लग रहा है, कुछ ऐसा पॉइंट आया? नहीं, डर की तो कहीं भी बात नहीं थी और काफी ये हिम्मत दिखा रही थी। जहाँ जहाँ ये कह रही थी कि अब मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैंने इसको कहा कि अगर आप थक गई हो तो फिर हम वापस चलते हैं। इसने कहा नहीं, वापस जाने का मैंने कब कहा, मैं बस ये बता रही हूँ कि मैं थक गई हूँ। तो हिम्मत नहीं हारी थी इसने कहीं भी। अच्छा, तो बैकअप के लिए आप क्या लेकर गए थे? ताकि कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, जिस तरह से आपने रेस्ट करने का इरादा किया था, कितनी देर के बाद आपने रेस्ट किया अपनी समाविया के साथ? देखिए, हम ऐसा नहीं हुआ था कि हमने आज ही सोचा और हम कल निकल गए। हमने एक प्रॉपर टीम को हायर किया था जो कि प्रोफेशनल थे। मौसम भाई, वो हमें एक ग्रुप था जिसमें सारे पैशनेट हाइकर्स थे, तो हम उन लोगों के साथ गए थे। तो फिर जब वो सब लोग का एक ही मिशन हो तो फिर आपको सारी हेल्प वगैरह मिल जाती, क्योंकि हमारा तो इसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है। अच्छा तकी, मुझे ये बताएं कि आपने कितना टाइम पहले समाविया को ये जो मुहिम थी, खास तौर पे इसको सर करने के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना शुरू किया? देखिए, अगर मैं आपको शुरू से बताऊं तो तकरीबन इस बात को 2 साल हो चुके हैं। तो मैंने शुरू ऐसे किया था कि जब मैं ब्रेकफास्ट पे इनके साथ होता था तो हम लोग ये समिट वाली, K2 वाली हम लोग मूवीज देखा करते थे, हम लोग इस तरह की वीलॉग्स देखा करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता शौक इसके अंदर डेवलप हुआ और फिर हमने उसके बाद जब शौक डेवलप हो गया तो फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट की, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत टफ है और आप बच्चे को जोर जबरदस्ती ये सारी चीजें नहीं करवा सकते। ये जब तक उसके अंदर खुद शौक डेवलप ना हो तब तक बहुत मुश्किल है। तो समाविया, जब बाबा के साथ आप इस सफर पर गई, सबसे यादगार लम्हा, सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपके लिए कौन सा था? मुझे सबसे अच्छा मोमेंट लगा था जब मैंने पैलेस्टाइन का झंडा रेस करा था। मेरी विश थी पैलेस्टाइन का झंडा रेस करने की। अरे वाह, अरे वाह, आपने तो एक कॉज के लिए फिर ये पीक जो है वो सर की। समाविया, मुझे ये बताएं कि जब आपने पहुंच गए पीक पर और आपने पैलेस्टाइन का फ्लैग भी आपने रेस किया, उसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी? आपको कितना अच्छा लग रहा था कि मैंने ये सोचा था और मैं यहाँ आ भी गई हूँ अब फाइनली? अच्छा नहीं लग रहा। असल में उस हाई एल्टीट्यूड पे आपका माइंड उस तरह से काम कर रही होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट तो वो पूरी आप ये समझ लें दुनिया ही बदल गई थी। अच्छा। आपको खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, आपसे खाना खाया ही नहीं जा रहा होता, आपको नींद नहीं आ रही होती, तो काफी सारी मुश्किलात होती हैं। जब हम नीचे आ गए थे फिर हमें हुआ कि अच्छा ठीक है, अब हम वापस आ गए। हो गया। राइट। समाविया, आपने शेयर किया कि आपका ये बेहतरीन मोमेंट था, ताकि आप भी शेयर करें, आपके लिए बेस्ट मोमेंट कौन सा था? अच्छा, मुझे तो अभी तक लगा ही नहीं कि मैंने भी ये समिट की थी, हालांकि मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन क्योंकि सारा ध्यान मेरा इनके हर कदम के ऊपर था कि कहीं अगर गलत पैर रख दिया तो कहीं नीचे ना आ जाए। मैंने इनको अपने से आगे रखा हुआ था, तो बस ये था कि बस किसी तरह से पहुंच जाए। और फिर एक दफा जब हम पहुंच गए थे तो फिर बस ये था कि अब किसी तरह से हम नीचे चल के जाएंगे, क्योंकि नीचे जाना भी बहुत मुश्किल था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा समाविया, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये पीक सर कर ली तो फिर स्कूल में भी और आपके फ्रेंड सर्कल में भी सबने आपकी बड़ी तारीफ की होगी, सब आपसे बड़ा इम्प्रेस हुए होंगे। अच्छा, आपकी फ्रेंड्स ने नहीं कहा कि हमने भी अब करना है, हम भी अब अपने पेरेंट्स से जिद करेंगे कि हमने भी कोई पीक जो है उस पर जाना है? और बच्चों ने कहा तो था,
कहा तो था आपसे। आपको पता है, आपसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स इंस्पायर हुए हैं, मोटिवेट हुए हैं कि इस तरीके से जिस तरह आप अपने बाबा के साथ गई हो, मजीद बच्चे भी जाएं। अच्छा बताओ, अगली पीक कौन सी डिसाइड की है बाबा के साथ जिसे सर करना है अब आपने? तकिया आप बताएं। अभी देखें, ये हुआ है 4500 पे, तो अब हमारा इरादा है कि हम 5000 पे जाएं, लेकिन फिर डर भी लगता है कि कहीं बहुत जल्दी ना हो जाए। तो फिर मैं इससे कह रहा था कि यार एक दफा फिर से टाइगर पीक को ही एक्सप्लोर करते हैं, इस दफा विंटर में करेंगे। तो इस तरह से अभी चल रहा है। तो लेकिन अभी कुछ बहुत जल्दी नहीं करना, अभी हमने बहुत ज्यादा अपने आप को फिर से ट्रेन करना है, क्योंकि अभी पैरों में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। ये मैं जरा वॉक पे निकला था तो मुझे अंदाजा हुआ, तो फिर आई एम श्योर इसको भी होंगे। इसको मैंने अभी वापस आने के बाद बिल्कुल रिलैक्स कर दिया है कि कोई भाग दौड़ नहीं, कुछ नहीं, बस आप अपना आराम से खेल कूद में लगी रहो। तो थोड़ा टाइम मैं दे रहा हूँ, बच्ची है क्योंकि खुद तो इसको बताना थोड़ा मुश्किल होता है, हमें इसका ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, उसका ख्याल रखकर ही प्लान कीजिएगा जो भी प्लान करें। तकी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। समाविया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने टाइगर पीक को सर किया है। ये कोई आम बात नहीं है। जहां पर हम समाविया के हौसले को दाद देते हैं, वहां पर तकी के हौसले को भी दाद देनी चाहिए कि अपने 8 साल बेटी को अपने हमरा वो ले गए, और कई जगह पर, कई मकामात पर अभी ही इज बीइंग हम्बल, उठा कर चलना पड़ा होगा क्योंकि बहुत छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया है, जिसके लिए उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, हमारे मुआशरे में नौजवानों को अक्सर सिर्फ मुस्तकबिल का मेमार कहा जाता है, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो हाल में ही तारीख रकम कर देते हैं। जी हम बात करें कैसे नौजवान बासलाहियत और आलमी सतह पर उभरते हुए पाकिस्तानी सहाफ़ी अब्दुर्राफ़ी अफजाल की। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने न सिर्फ सहाफ़त को अपना मिशन बनाया, बल्कि उसे इंसानी हुकूक, कानून, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और आलमी अमन से जोड़कर एक नए नज़रिए, नए अज़्म के साथ पेश किया। हाल ही में उन्होंने बरतानिया की मशहूर जॉन मोर्स यूनिवर्सिटी से कानून की जो तालीम है वो मुकम्मल की है, और साथ ही सोमालीलैंड का एक खुसूसी दौरा भी उन्होंने किया, जहाँ वो आला सरकारी और तालीमी शख्सियात से भी मिले। उनके जो कॉलम्स हैं वो 15 से ज़ायद ममालिक में छप चुके हैं, और वो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी होने का एजाज़ भी रखते हैं, और बग़ैर किसी हुकूमती सपोर्ट के वो दुनिया भर में अपने सहाफ़ती और जो कानूनी मिशन है उसको लेकर चल रहे हैं। किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। बिल्कुल, और राफे के बारे में एक आपको बताते चलूँगी, एडिटर इन चीफ हैं, फाउंडर हैं एडवोकेट पोस्ट के, और ख़ुद अपना एक मैगजीन चलाते हैं। बहुत शुक्रिया राफे हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र। एंड यू नो, बस आपका बहुत ही अच्छा कि इंट्रोडक्शन जो है वो आपने दिया, बल्कि मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे आज प्रोग्राम में जो मदद किया है। राफे, हम भी बहुत मशकूर हैं आपके, आप स्टूडियोज़ में आए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइएगा कि इतना ब्लेंड ऑफ सो मेनी थिंग्स, जो आप देखते हैं कि इंडिविजुअली भी अच्छी खासी फील्ड्स हैं। अगर आप जो है लॉ की बात करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, जर्नलिस्ट की होने की बात करें, उसमें बेशुमार चीज़ें, और फिर एक जो है जिसे कहते हैं एक्टिविस्ट होने की बात करें, तो उसमें भी बहुत सारी जहतें हैं जिसमें लोग बहुत काम करें। आप ये तीनों जहतों को एक साथ कैसे मिलाकर काम कर रहे हैं? मेरी नज़र में ये 3 अलहदा इकसाम नहीं, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म की एक ही अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, बिकॉज दीज आर सोशल साइंसेज। तो लॉ भी सोशल साइंस है, जर्नलिज्म भी सोशल साइंस में आता है। सो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप वाकई कुछ करना चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपकी नीयत ठीक हो और आप एक ग्रेटर कॉज के लिए काम करना चाहें, तो और स्पेशली कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर शामिल हो, तो आई डोंट थिंक सो आप 5 के आप 10 भी फील्ड्स में काम कर सकते हैं। एंड नो वन स्टॉप्स यू कि अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप लिख नहीं सकते, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप जहाज़ नहीं उड़ा सकते। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स आउट देयर। सो इसी चीज़ के चलते अगर इसी देखा जाए तो जो हमारी साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, उसके अंदर ही आता है सब कुछ, तो उसी के तहत हम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। आपने जिस तरह से बताया ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा, लेकिन डेफिनेटली ये है। मुझे ये बताएं कि ये जो इतना अर्ली एज में, मतलब आप यंग हैं अभी, और आपने जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करना शुरू किया हो, और जिस तरीके से आप विदाउट एनी सपोर्ट आप खुद जो बातचीत कर रहे हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स के साथ, और ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स है, इसके हवाले से ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है? जी देखें,
चैलेंज तो होता है, लेकिन बात यह है कि फिर मैंने वही बात अगर मैं रिपीट करूं तो नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर ऑफिशियल सपोर्ट, लेट्स सपोज इफ़ आई से दैट, और जो कि इस वजह से भी नहीं मिलती बाज़ औक़ात के फॉर एग्जांपल वो भी गलत नहीं है कि एक अभी तो ग्रेजुएट भी नहीं है, ठीक है, और अभी तो बहुत छोटा है, या एक हमारे एक नॉर्म है कि ये तो अभी छोटा है, इसकी बात को मतलब क्या ही बात करेगा ये। तो समटाइम जब आप अप्रोच करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में इंटरनेशनली, तो ये सवाल भी पूछा जाता है, और ख़ास तौर पे ये पूछा जाता है कि आप किस बिहाफ पे बात कर रहे हैं, या कोई इस चीज़ के हवाले से प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन वही मैं बात करूं कि आप वो हज़रत अली का कॉल भी है कि ये ना देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। तो अगर उसी बात को देखा जाए तो दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है, बजाय ये देखने के मतलब कौन कह रहा है। सो इसी तरह जो है ना ये काम जारी सारी। अच्छा, आपने कहा कि नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो हमेशा मुस्तकिल रहती है कि आपको उसको मुमकिन बनाना पड़ता है। नामुमकिन वाकई कोई चीज़ नहीं। आपने ये सारी चीज़ें मुमकिन कैसे बनाई? शेयर योर जर्नी। आप शुरू कहाँ से हुए, कैसे इन जगहों पर पहुँचे, और सोमालीलैंड जो आपका जो एक दौरा था वो एक्सटेंड कैसे करवा दिया, और जब उन्होंने एक्सटेंड करवाया तो आपकी मज़ीद मुलाकातें भी करवाई वहाँ पर, तो ये सारी जर्नी ज़रा शेयर करें। अगर इस हवाले से देखा जाए तो मैंने 2021 में जो बाकायदा जो है ना वो कॉलम्स लिखने का आगाज़ शुरू किया, और जो है शुरू में बड़ी मुझे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, सम रिजेक्शंस भी, और बाज़ औक़ात हमारे जो बड़े अखबारात हैं या बैनुल अक़वामी भी वो इस चीज़ को देखते हैं कि जी क्या पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो तो तभी बनता है ना जब आपको लिखना शुरू करते हैं। सो बड़े अच्छे लोग भी मिले, उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया। सो उस चीज़ को चलते चलते फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करते गए, एंड आई बिलीव के एंड ये नहीं है कि वो एक दिन में हो गया या एक लम्हे में हो गया। मुझे याद है कि आज भी कि मैं एक वक्त था कि मैं 100 इदारों को जो है ना लिखा करता था कि जो है उनसे रब्ता करने की कोशिश करनी है जो भी है, क्योंकि पाकिस्तान इज समथिंग आप जाके बात भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल एट सम अदर कंट्री यू कैन नॉट, एंड उस हवाले से ये इश्यूज़ थे। लेकिन वही अगर मैं एक बात करूँ तो बड़ी हमारे मतलब देखने वालों के लिए वो ये है कि रिजेक्शन जो है ना उससे कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक जगह से रिजेक्शन मिलती है या आपको मना हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वही आखिरी दरवाज़ा था। 100 एक दरवाज़ा बंद होता है, एक दर बंद होता है तो 100 दर खुलते हैं। तो इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए, और अगर अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया है इस चीज़ का कि आपके लिए बेहतरीन ही होगा, तो उस चीज़ पे एतमाद रखें, अल्लाह पे एतमाद रखें, और अल्लाह ताला खुद ही रास्ता बनाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो सोमालीलैंड वाला आपका था उस पर भी, उस विजिट पर भी बताइए, एक्सटेंड क्यों हुआ? तो बेसिकली हमारा ये विज़िट था तकरीबन 1 हफ्ते का, और जब सब लोग जाने लगे थे वापस, और हमें था कि 1-2 दिनों में हमारा डेलीगेशन सब डेलीगेशन वापस जाएंगे, तो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जी हम जो है ना आपसे बड़े इंस्पायर हैं, और ये है कि अगर आप ये मुमकिन है तो आप हमारे जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट होता है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, आप अगर उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम एक दे दें। अच्छा। तो ये था कि फिर अच्छा मैं समझा शायद वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बारे में बड़ी संजीदा हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन एंड PR डिपार्टमेंट को आप ट्रेनिंग प्रोग्राम एक दे दें, एक वर्कशॉप उनके साथ कर लें 2-4 दिन की। तो मैंने कहा चले ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहते हैं वो क्या है? तो मैंने कहा वो शर्त ये है कि आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि मेरी उम्र क्या है या क्या हिसाब है। ठीक है। कहते उसकी क्या वजह है? मैंने कहा कि अगर एक डायरेक्टर या कोई इदारे का बंदा जो खुद 20-30 साल का तजुर्बा रखता है, अगर उसे बताया जाएगा कि ये एक टोटल उम्र ही 20-30 साल के करीब है तो वो हो सकता है उसके जहन में ये बात हो कि ऑफेंड हो जाए। तो मैंने कहा ये आपके लिए भी बेहतर है, ये मेरे लिए भी बेहतर है। तो फिर इस वजह से जो है ना, और साथ में ये था कि उन्होंने कहा कि आप हमारी मुख्तलिफ जो है एजुकेशनल जो लोग हैं, जो डिफरेंट किस्म की जो और ऑफिशल्स हैं, आप उनसे मिलें और हम उनकी इंटरव्यूज़ करें, मिलें, मुलाकात करें, देखें कि हम कैसे जो है वो आपसे सीख सकते हैं, यहाँ पाकिस्तान से सीख सकते हैं, दीगर ममालिक से सीख सकते हैं। तो इस हवाले से जो है ना फिर ये अगर मैं कॉम्प्रहेंड एक कूजे में बंद करूँ इसको, तो वो इस तरह राइट। तो मुझे ये बताएं कि एडवोकेट पोस्ट नाम कैसे मुंतखब किया, शुरू कैसे किया? अच्छा, तो द एडवोकेट पोस्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये शुरू मैंने किया जब जिस दिन मुझे जो है ना एक
दो जगह से बड़ी सख्त किस्म की जो है ना वो रिजेक्शन आई, और उसके बाद जब चीज़ें शुरू हुई तो मैंने देखा कि अभी मेरे वालिद साहब अफजाल तालिब जो हैं वो खुद एक नामवर सहाफ़ी हैं, एंड ये है कि उसके बावजूद अगर मुझे ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अगर वो जो एक सिंपल बात करें कि जनाब ये इसका बाप सहाफ़ी है या बाप डॉक्टर है या कोई इस तरह का है, तो उसके लिए आसानी होती है। तो अगर मुझे ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो व्हाट अबाउट अ नॉर्मल पर्सन जिसका कोई मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है, या व्हाट अबाउट दैट। सो मैंने कहा कि उनके लिए तो फिर नामुमकिन सी बात है। तो मैंने कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म फिर बनाया जाए कि जिसके तहत जो है ना ख़ास तौर पे यूथ को प्रमोट किया जाए, नए टैलेंट को मौके दिए जाए, तो ये उसके लिए बनाया गया। थैंक यू सो मच। अब्दुल राफ़ी अफजाल हमारे साथ मौजूद थे और अपनी जो पूरी जर्नी थी हमारे शेयर करते हैं। टैलेंटेड हैं और जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, वो यही चाहते हैं कि जो यूथ है वो भी इसी तरीके से आगे बढ़े। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर। आपका वेलकम बैक। शो का इख्तिताम है, तो जनाब जाते जाते हम एंटरटेनमेंट का तड़का जरूर लगाते जाते हैं। आपको पता है ना, नवाब साहब की हवेली बच गई है और आरिफ बिल्कुल शॉक्ड है कि ये हवेली बची कैसे। पैराडाइज का जिक्र हो रहा है जनाब। उनके पास सिर्फ पैसे की बात तो नहीं है, सोना भी बहुत है उनके पास, सोने से बच गई, दादी के सोने ने बचा ली है हवेली। पैराडाइज की हम बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट ड्रामा। तो हिना आप देख रही हैं? बिल्कुल देख रही हूँ। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के जितने भी ड्रामास हैं वो सभी शानदार है, लेकिन पैराडाइज मेरा भी फेवरेट ड्रामा है क्योंकि हर एपिसोड में कोई ना कोई नया ट्विस्ट आ जाता है। इस एपिसोड के जरा प्रोमो देखते हैं, इस बार क्या ट्विस्ट आने वाला है। वैसे तो मैंने बहुत शादियां देखी है, लेकिन जो मजा सुधीर की बहन की शादी में आया था ना, You're right. It was such a sweet, simple, entertaining wedding ना, हमें भी कुछ ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपके रिश्तेदार थाल में खाने के लिए रेडी है तो व्हाई नॉट। घर तो हमने पहले ही पसंद कर लिया था, अब डील फाइनल करो। नवाब साहब ये बताइए कि बाकी पैसे आप कैश में लेंगे या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें? पैसे तो हमने तुम्हें देने। 50 लाख तुम्हारी रकम और 15 लाख सूद के। जो बंदा अपने भाई को शेफ बना सकता है, अपनी भतीजी को मैनेजर बना सकता है और भतीजे को ड्राइवर बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। नवाब साहब के घर पर नवाब साहब के ड्राइवर होते हुए नवाब साहब के दामाद की बहन को बोतल में उतार लिया। वेरी ब्रेव। तो जनाब हम तो देख ही रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी देख रहे होंगे। पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। और अगर आपका कोई एपिसोड मिस हो गया तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, हमारे यूट्यूब पर चैनल पर जाइए, वहां पर तमाम तरह एपिसोड मौजूद हैं। जो एपिसोड देखना चाहें वो आप देख सकते हैं, लिंक भी हमने शेयर कर दिया आपके साथ। जी हाँ, और इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।